नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूँ। दोस्तों, मैं इस समय कंपाउंडिंग बायलॉज के ऊपर एक सीरीज बना रहा हूँ और ये वीडियो इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किसी भी बिल्डिंग को कंपाउंड कराने के लिए विकास प्राधिकरण में अथवा आवास विकास परिषद में एप्लीकेशन कैसे लगाई जाती है और उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, इस वीडियो में आप ये जान पाएंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि वो कौन से केस हैं जिनको कि किसी भी नियम के अंतर्गत समन नहीं किया जा सकता है और ऐसे स्थलों पर ज़मीन खरीदने से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि अगर आपका केस कंपाउंडेबल है तो आपको कंपाउंडिंग एप्लीकेशन विकास प्राधिकरण में किस तरह लगानी है, वो ऑनलाइन लगेगी या ऑफलाइन लगेगी, अथवा उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग आज का टॉपिक है। तो अगर कोई बिल्डिंग अनऑथराइज्ड रूप से बनी हुई है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अनऑथराइज्ड बिल्डिंग के दो केस हो सकते हैं। पहला केस वो हो सकता है कि वो बिल्डिंग ऐसे स्थल पर बनी हुई है जो हमारे मार्जना में भूवियोग के विपरीत है, या जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वो किसी तरह समन नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसे स्थल पे आपका निर्माण है तो वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है कि वो निर्माण अगर समन नहीं हो सकता है तो फिर वो ध्वस्त किए जाने योग्य है और उस पर चर्चा करना कोई उपयोगी नहीं है। तो मैं उस स्थल की बात कर रहा हूँ जहाँ पर कि आपका निर्माण है और वो हमारे बिल्डिंग बायलॉज और महायोजना के नियमों के अंतर्गत समन योग्य है। तो उस तरह के केसेस में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपका केस समन योग्य है तो फिर इसमें दो तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। पहली परिस्थिति तो ये बन सकती है कि आपकी बिल्डिंग का पहले चालान हो चुका हो, मतलब ये कि उसके खिलाफ जो आपने असमनीय भाग बनाया है या बिना स्वीकृत के निर्माण किया है, वो विकास प्राधिकरण के किसी इंजीनियर द्वारा उस पर चालान कर दिया गया है, उस पर वाद संस्थित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आपको शो कॉज नोटिस मिला हुआ है या दोस्तीकरण के आदेश पारित हो गए हैं। जो भी उसकी विधिक कार्रवाई है वो अगर उस पर संचालित है। एक तरह का केस तो ये हो सकता है, अगर चालान हो चुका है, चालान यस है, तो एक कैटेगरी ये हो सकती है। दूसरी कैटेगरी वो हो सकती है कि उसमें चालान नहीं हुआ है। अगर आपकी बिल्डिंग निर्मित हो गई है, निर्माण पूरा हो चुका है और उस पर कोई चालान नहीं है, विकास प्राधिकरण के किसी इंजीनियर ने आके वहां के ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है, लेकिन वो स्वीकृत नहीं है, इस तरह का केस हो सकता है। तो अब आपको ये समझना है कि इन दोनों तरह के केसेस में कंपाउंड की एप्लीकेशन किस तरह लगनी आवश्यक है विधिक रूप से। दोस्तों, अगर आपके बिल्डिंग का चालान हो चुका है तो इस पे नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई संचालित है। इसका मतलब ये हो गया कि ये केस ऑफलाइन ही जमा होगा, इस पे ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो सिद्धांत है वो ये समझना आवश्यक है कि जो ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम है वो केवल अप्रूवल सिस्टम है, जो प्रस्तावित निर्माण है उसको स्वीकृत करने के लिए है। किसी भी केस को कंपाउंड करने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर कोई केस कंपाउंडेबल है और कंपाउंड की एप्लीकेशन है तो वो ऑफलाइन ही उस पर होगी, क्योंकि ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम में केस को कंपाउंड करके वाद निरस्त करने से संबंधित कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी सिस्टम उसके ऊपर संचालित नहीं है। तो आपको ये समझना है कि अगर कोई चालान हुआ है तो ये आपको ऑफलाइन ही जमा होगी और आपको केस पहले कंपाउंड कराना पड़ेगा। जब वो केस कंपाउंड हो जाएगा, अगर ग्राउंड फ्लोर पे कंपाउंड हुआ है या उसके ऊपर अनुवर्ती तलों पे आपको प्रस्ताव देना है, तो फिर आप उसको पहले कंपाउंड करा लीजिए और कंपाउंड करने के बाद अलग से दोबारा से ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के अंतर्गत प्रस्तावित निर्माण का प्रस्ताव दिखाते हुए आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। पहले ऑफलाइन कंपाउंड होगा
उसके बाद अगर कोई प्रस्ताव आपको लेना है, निर्माण स्वीकृत कराना है, तो फिर आप यूपी पास पे अपनी एप्लीकेशन प्रस्तावित निर्माण के स्वीकृत जमा करा सकते हैं। एक तो केस ये हो गया। अब दूसरे केस पे बात करते हैं जिसका कोई चालान नहीं है। दोस्तों, अगर कोई चालान नहीं है तो इसमें भी दो पार्ट हो सकते हैं। पहला है कि आपका कोई उसमें प्रस्तावित नहीं है, बिल्डिंग का चालान भी नहीं है, और जो बिल्डिंग बनी है वही आप कंपाउंड कराना चाह रहे हैं, कोई उस पर निर्माण और आप प्रपोजल में नहीं दे रहे हो, तो ये भी ऑफलाइन ही होगा। क्योंकि अभी हमने जैसे आपको बताया कि ओबीपीएस में सिर्फ प्रस्तावित निर्माण ही जाते हैं, जिनकी स्वीकृति पहले प्राप्त नहीं और स्वीकृत निर्माण करने से पहले प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो ये निर्माण भी आपका जिसमें चालान नहीं हुआ है और कोई प्रस्तावित भी नहीं है, तो फिर आपको ऑफलाइन ही ये कंपाउंड कराना पड़ेगा। अब दूसरा केस हो सकता है कि इसमें प्रपोजल भी है। मतलब क्या है कि आपने जो निर्माण पहले से कर रखा है उसका कोई चालान नहीं है, उसमें कोई विकास प्राधिकरण का उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम के अंतर्गत कोई उस पर वाद संचालित नहीं है, और उस निर्माण को आप जो पहले से बनाया कंपाउंड कराना चाह रहे हैं, तथा साथ ही आप उसके अनुवर्ती तलों पर, ऊपर के तलों पर या उसी तल पर अन्यत्र खुले स्थान पर कोई प्रस्ताव नहीं दे रहे हैं, तो ये आपका ऑनलाइन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑनलाइन सिस्टम में सिर्फ प्रस्ताव होना आवश्यक है, लेकिन चालान जिस पर संस्थित है, जिस पे वाद कोई संचालित है, वो केस सक्षम प्राधिकारी से पहले कंपाउंड होने के लिए जाएगा, और सक्षम प्राधिकारी से वाद को निरस्त करने के आदेश होंगे, तब तो समन हो जाएगा। फिर अगर कोई आपको प्रस्ताव देना है तो फिर वो ऑनलाइन होगा। ये तो आपके इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि हमारी कंपाउंड की एप्लीकेशन ऑनलाइन लगेगी या ऑफलाइन लगेगी। अब बात करते हैं कि उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। दूसरे बिंदु में हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमारी एप्लीकेशन कंपाउंड के लिए लगनी है तो उसमें हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाने हैं। तो नंबर 1, इस पे आपको अपनी बिल्डिंग के मैप्स लगाने हैं जो आपका निर्माण मौके पे है, जिसको आप कंपाउंड कराना चाह रहे हैं, और इसमें आप फ्लोर वाइज प्लान भी दें ताकि गणना की जा सके कि कितना अनुमानित सीमा के अंतर्गत आपने निर्माण किया है, कितना समनीय सीमा के अंतर्गत निर्माण किया है, और कितना ऐसा निर्माण है जो समन नहीं किया जा सकता है। आप पूरे बिल्डिंग के जितने भी तल बने हुए हैं आप उसका फ्लोर वाइज प्लान दें, और इस प्लान में भी आपको 3 कैटेगरी दिखानी पड़ेगी अलग अलग कलर से। पहला तो वो निर्माण जो समनीय है, जिसपे समन किया जा सकता है। दूसरा वो जो असमनीय है, और तीसरा वो अगर कोई पहले से स्वीकृत है तो पूर्व स्वीकृत है, पूर्व स्वीकृत जो निर्माण है वो आपको तीसरा अलग कलर से दिखाना पड़ेगा। इन बिल्डिंग प्लान्स को आपको जो निर्माण है मौके पे उसको 3 कलर से दिखाना पड़ेगा। पहले से स्वीकृत है उसको अलग कलर से, जो समन हो सकता है अपने कंपाउंडिंग बायलॉज की सीमाओं के अंतर्गत उसको अलग रंग से दिखाना पड़ेगा, और जो किसी भी तरह समन नहीं हो सकता, समनी सीमा के अतिरिक्त है, तोड़ा जाना, प्रस्तावित किया जाना है, उसको आप असमनी भाग से अलग कलर से दिखाएंगे। तो बिल्डिंग मैप्स में आप ये 3 तरह के कलर दर्शाते हुए बिल्डिंग के मैप्स जमा कराएंगे, ताकि समनी और असमनी और पूर्व स्वीकृत का बाइफरकेशन वो इंजीनियर कर सके जो इस पे कंपाउंडिंग की गणना करेगा। उसके बाद नंबर 2, आपको ऑनरशिप डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं। मतलब जो जमीन है जिस पर आपने निर्माण किया है वो जमीन आपके स्वामित्व में है, इस बात को प्रूफ करने के लिए जो भी आपके ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लगाने हैं। नंबर 3, आपको एफिडेविट लगाना है। एफिडेविट किस बात का? एफिडेविट आपको उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम की नीड के अनुसार ये उसमें अंकित किया जाना है कि जो निर्माण मैंने कर लिया है और स्वीकृत नहीं है, मैं समन कराना चाहता हूं, उस निर्माण के समन किए जाने में जो भी समन शुल्क या अन्य शुल्क प्राधिकरण मेरे ऊपर आरोपित करेगा, मैं इसको यथा समय निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जमा करवा दूंगा। उसके बाद उसमें ये लिखना पड़ेगा, अगर मैं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत शुल्क जमा नहीं कराता हूं तो प्राधिकरण उसको राजस्व वसूली के नियमों के अंतर्गत हमारे धनराशि को, हमारे शुल्कों को हमसे वसूल सकता है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और नंबर 3, उसमें ये भी लिखना है कि अगर कोई निर्माण ऐसा है, उसका कोई निर्माण का भाग ऐसा है जो समन सीमा के अतिरिक्त है, जो समन नहीं किया जा सकता है,
नॉन कंपाउंडेबल है उसको मैं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत, जो भी समय सीमा उस आपके समन मानचित्र पे लिखी जाएगी, उस समय सीमा के अंतर्गत मैं असमनी भाग को स्वयं हटा लूंगा। और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो विकास प्राधिकरण उसको हटा सकता है और उसमें जो भी खर्चा आएगा विकास प्राधिकरण उस निर्माण को ध्वस्त करने में हुए व्यय को मुझसे वसूल सकता है और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आगे ये भी लिखना है कि जो भी निर्माण है उसकी भूमि का स्वामित्व पूरी तरह मेरा है और इस स्वामित्व में अगर कोई विवाद होता है तो उसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूं। और अगर विवाद की वजह से ये भूमि मेरे स्वामित्व में नहीं रहती है तो ये समन मानचित्र निरस्त कर दिया जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस तरह का आपको एफिडेविट भी देना है। फिर आपको एनओसी भी लानी है। जैसे हमने एक वीडियो पहले बनाया था कि कौन कौन से एनओसी रिक्वायर्ड हैं नक्शा पास करने के लिए, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका मैं आई बटन में ऊपर लिंक दे रहा हूं, आप देख सकते हैं कि नक्शा पास करने के लिए कौन कौन सी एनओसी रिक्वायर्ड होती हैं। चूंकि आपका नक्शा पहले से पास नहीं है और आप कंपाउंड कराना चाह रहे हैं या पहले से पास भी है तो अतिरिक्त निर्माण के लिए अगर कोई एनओसी की आवश्यकता है तो वो एनओसी आप लाके देंगे, तभी आपका समन मानचित्र निर्गत किया जाएगा। और अगर कुछ एनओसी आपके पास पहले से है तो वो एनओसी आपको इस मानचित्र के साथ कंपाउंडिंग एप्लीकेशन के साथ जमा करानी है। उसके बाद अगर उस बिल्डिंग का कोई ओल्ड सैंक्शन्ड मैप है, अगर मान लीजिए आपने पहले नक्शा पास करा रखा है और नक्शा पास में जो निर्माण दिखाया गया उसका अतिरिक्त निर्माण कर लिया है, उसको कंपाउंड कराना चाह रहे हैं, या एक मंजिल का पास है दूसरी मंजिल पर प्रस्तावित आप निर्माण स्वीकृत कराना चाह रहे हैं, तो अगर कोई ओल्ड सैंक्शन मैप है वो आपको इस कंपाउंडिंग एप्लीकेशन के साथ उसकी कॉपी भी लगानी है। अगर आपका कोई केस है, मतलब जैसे हमने बात करी थी चालान है या नहीं है, उसी केस की बात हो रही है। अगर कोई केस नंबर है, कोई चालान है आपका, कोई वाद संस्थित है आपके निर्माण पे, तो वो आपको केस नंबर देना पड़ेगा। वाद संख्या जिसको कहते हैं, अगर कोई वाद संस्थित है उस वाद का संख्या देना पड़ेगा या सो कोई नोटिस वगैरह होगा उसकी एक कॉपी आपको लगानी पड़ेगी, ताकि वीसी से या सक्षम प्राधिकारी से आपकी कंपाउंडिंग एप्लीकेशन जब स्वीकृत हो जाएगी तो उसी स्वीकृत में इस वाद संख्या जो पहले से संचालित है इसको निरस्त करने के भी आदेश प्राप्त करने आवश्यक होते हैं। तो जब आप वाद संख्या देंगे तभी आपका जो इस पे वाद चल रहा है, जो केस चल रहा है, जो भी इस पे वाद संचालित है, वो वाद भी निरस्त होगा और आपका समनीय निर्माण समन हो जाएगा और तब आपकी एप्लीकेशन पूरी होगी। बिल्डिंग मैप्स आपको देने हैं फ्लोर वाइज, अलग अलग कलर से रंगने के लिए जैसे हमने बताया वो रंगे जाएंगे। ऑनरशिप के प्रूफ देने हैं, एफिडेविट देना है जैसा कि बताया था, उसमें वो चीजें लिखनी है और उस बिल्डिंग की स्वीकृति के लिए जो भी एनओसी रिक्वायर्ड है वो एनओसी आपको लगानी है। अगर पहले से उपलब्ध नहीं है तो आप एफिडेविट में लिख देंगे कि मानचित्र निर्गत से पूर्व में वो सारी एनओसी लाके दूंगा, फिर मानचित्र निर्गत से पहले आपको वो एनओसी लाके देनी पड़ेगी, तभी आपका मानचित्र निर्गत होगा। और पुराना कोई सैंक्शन मैप है वो लगाना पड़ेगा और उसमें आपको कोई अगर उस पर केस पहले चल रहा तो वो आपको उसमें केस नंबर डालना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे आपकी कंपाउंड एप्लीकेशन के साथ। दोस्तों मुझे आशा है कि आपके दो सवाल जो हैं पहले से चल रहे थे, कमेंट्स में आपने लिखा था, वो दोनों के उत्तर इसमें मिल गए होंगे। अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि विभिन्न समनीय निर्माण के अंतर्गत जो भी समन शुल्क है उसकी गणना कैसे की जाती है। सेटबैक में अगर निर्माण किया है फ्रंट सेटबैक में तो कितना आएगा, साइड सेटबैक में किया गया है तो कितना आएगा, पीछे के सेटबैक में या अनुवर्ती तलों में किया हुआ है, एफआर से अतिरिक्त किया हुआ है तो उसकी गणना का क्या फार्मूला है, अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा। और ये वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों, नमस्कार।